शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा यूएस इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस ओस्तवाल ग्रुप चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल। शिक्षा व्यवस्थाओं पर सरकार विशेषकर ध्यान दे। विदेश में भी शिक्षा प्रणाली बहुत रियायती दरों पर होती है। भारत जैसे देश में शिक्षा प्रणाली बहुत महंगी है, इसी कारण विद्यार्थी शिक्षा से दूर हो जाते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधारात्मक प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। ओस्तवाल ग्रुप चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल। चित्तौड़गढ़ मंगलवार 29 अप्रैल 2025 अखिल राजस्थान पत्रकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ओस्तवाल ग्रुप के चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय रूप सिंह बारेट के सानिध्य में यूएस ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवार में आयोजित हुआ। प्रो बारेट ने कहा कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास के लिए वांछित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग की महती आवश्यकता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा तथा व्यक्तित्व विकास में सहयोग मिलेगा। श्री उमराव सिंह ओस्तवाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जो भी समाजसेवी संस्थाएं अग्रणी हैं उसे सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नए पाठ्यक्रम खोलने में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हेतु रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश प्रगति की राह पर अग्रणी है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उचित दिशा बोध देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल एवं स्कूल के प्राचार्य श्री विनय शर्मा उपस्थित थे। लगभग 40 समाचार पत्र एवं मीडिया कर्मियों ने सम्मेलन में भाग लिया। संस्था के जनरल मैनेजर प्रोफेसर एम.एल. मांडोत ने बताया कि संस्था में राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त फार्मेसी एवं पीजी कॉलेज चलते हैं और एक सीबीएसई संबद्धता प्राप्त स्कूल चल रहा है। फार्मेसी कॉलेज में एम.फार्म, बी.फार्म और डी.फार्म कराया जाता है तथा पीजी कॉलेज में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के सभी कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे कि एम.बी.ए, एम.सी.ए, पी.जी, डी.सी.ए, एम.एस, C.B.S.C, M.Com, B.Com, M.A, B.A, B.B.A, B.C.A, B. लीव। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थान कैंपस में सभी खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध है। संस्थान में हॉस्टल उपलब्ध है जिसमें लड़कों के लिए अलग भवन एवं लड़कियों के लिए अलग भवन स्थित है। स्कूल एवं कॉलेज केस के बारे में संपूर्ण सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। सम्मेलन में आए सभी पत्रकारों को संस्थान का मोमेंट देकर सम्मानित किया। रूरल साइंस और यहाँ आकर के मैंने जो ये देखा मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे मौका। और दूसरा मुझे इसलिए खुशी हुई कि विषयों पे बोलने की तो आदत रही है, हम बोलते ही रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेरे पत्रकार मित्रों के साथ बात करूंगा, मेरे विचार उनके साथ शेयर करूंगा, सो दैट द न्यू जनरेशन मस्ट नो हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या थी, हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या हो गई। अभी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो राजस्थान सरकार ने स्वयं में माना है कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट जो 10.5% था, विगत 5 वर्षों में बढ़कर 10.5% registration has increased in the last 5 years and reached up to the level of 30. लेकिन आज भी मैक्सिमम लेवल कहाँ है? 30%। जबकि यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अगर आप हमारे प्रदेश में और देश में देखें, इस समय हायर एजुकेशन में जाने वाला जो यूथ है उसके अगर आप एज ग्रुप को देखें तो इट कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द पॉपुलेशन। 30% पॉपुलेशन ऑफ द यूथ इज इन द एज ग्रुप हु शुड बी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जबकि आप कितना रहा है? मात्र 30%। तो आप देखिए आज हमारा यूथ जो इतना बचा हुआ यूथ है वो कहाँ जा रहा है? आप सोचिएगा। और अगर मैं आपसे सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज में यू विल सरप्राइज दैट दिस रेशियो इज ऑलमोस्ट 50%। 50% ऑफ देयर स्टूडेंट्स हु आर इन दिस एज ग्रुप दे आर इन द एजुकेशन यूएस, जो एक इंटरनेशनल इवैल्यूएशन हमारे सामने प्रस्तुत करती है और वो इवैल्यूएशन वो हर साल छापती है और आप लोग उसके द्वारा जनता को अवेयर करते हैं। Can you believe it? In 22 में क्या उनकी रिपोर्ट
In the top 100 universities of the world, India stays lower. Is it not same? In the top 100 universities of the world, India figures lower. Whereas, country like South Korea is figuring. साउथ कोरिया अपना एग्जिस्टेंस बना रहा है उसो की लिस्ट में, इंडिया टोटली आउट। अगर आप यूएस बना रिलायबल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप जानते हैं, उसने अपने रिपोर्ट में 500 की जो लिस्ट दी, वेरी सॉरी टू से हम उन 500 में करेंगे। जिन 500 में नाम आया है वो केवल 7 IITs का आया है या एक IIS बेंगलोर का आया है। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन वहां फिगर नहीं कर रही, क्योंकि अब कम से कम अपने पैरों पे खड़े। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन की स्थिति बस से बढ़। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये देखें बहुत संक्षिप्त, और यहाँ पर मैं आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा that there should be awareness in the people and people should ask कि आप हायर एजुकेशन दे क्या रहे हैं? कुछ जादू का मंत्र है क्या आपके पास कि हायर एजुकेशन को आप सुधार दोगे if you are not allocating the funds? और दूसरी जो चिंता या चैलेंज है फ्रेंड्स, अगेन आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इज द political will. Unless you don't have a political will in your government, educational institution cannot be. Whatever it may be, I am very sorry. I am not talking of any party. Any government, if they don't have they are lacking the willpower. There is no willpower, and if there is no willpower, do you think by miracle or by magic इंस्टीट्यूशन तो नहीं? मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा था जो बड़ा रूड है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा था, पंजाब आप अच्छी तरह जानते हैं प्राइमरीली डोमिनेटेड एंड डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चरल स्टेट, जहाँ केवल एग्रीकल्चर होती है और कोई कल्चर नहीं। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में एक ही कल्चर है। जैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिस इज सेकंड पॉइंट दैट आई वांट। इसलिए ये दो चीजें हैं जिनको हमें लेना है। अब अगर मैं आपसे एक बात कहकर के अब अगर आज हम 2025 में बात करें, आप देखिए आज से हायर एजुकेशन को इम्प्रूव होना है। उसके पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना मैं समीचीन समझता हूँ। माननीय ओसवाल साहब का जन्म राजस्थान के चित्तौड़ जिले के मंगलवाड़ जैसे छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही मेधावी प्रकृति के थे। आपको बताना चाहूंगा कि जब 11th क्लास में थे आप और मैथमेटिक्स में आपको 99 मार्क्स मिले तो सीधे अध्यापक के पास पहुंच गए और बोले कि मेरे 1 नंबर कहाँ कटा। तो अध्यापक ने कहा कर 99 नंबर तो आ गए, बोले वो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि 1 नंबर कहाँ कटा। बात प्रधानाध्यापक तक पहुंची। प्रधानाध्यापक ने भी यही कहा कि अरे 99 आ गया और क्या चाहते हो। बोले नहीं सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरा 1 नंबर कहाँ कटा। अल्टीमेटली उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जब जाके संतुष्ट हुए। वही बात आप हमारी संस्थाओं में भी लागू करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को 100% उभारा जाए। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे विद्यार्थी ठीक से खड़े। आप यहां से बंबई पधारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में, और उस जमाने में राजस्थान का विद्यार्थी जिसको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती हो, वहां से आपने सीए की परीक्षा पास की और सीए की परीक्षा पास करने के बाद में आप बिल्डर लाइन में आए और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज आप मुंबई जैसी महानगरी में मीरा रोड, भयंदर, नाला सोपारा, पालघर
जैसी जगहों पर और उदयपुर में अपने सुंदर विलास के पास में ओसवाल प्लाजा जैसी कम से कम 500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर चुके हैं और उसमें सदैव गुणवत्ता का ध्यान रखा और ग्राहकों को जो समय दिया गया उस निर्धारित सीमा में आपने उन मकानों को उपलब्ध कराया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें भी हर बात की ये जानकारी रखी कि भाई कहीं गुणवत्ता में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन मैं आपके पास बैठा हुआ था तो फोन आया और उन्होंने मोबाइल पे देखा, बोले इसका ये डिजाइन ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है वो कमी है। तो मुझे लगा इतना बड़ा आदमी और देखो कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है और उसी वजह से आज उनकी गरिमा इस बिल्डर लाइन में बनी हुई है। इसी तरीके से शिक्षा जगत में बंबई जैसी महानगरी में आपके 4 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वहां भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर 100 बीघा परिसर में आपने 150 करोड़ की लागत से ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया है और कोशिश करते हैं कि हर प्रकार से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि पसीने की शाही से लिखते हैं जो अपने इरादे, मुकद्दर के पन्ने उनके रीते नहीं जाते। तो आपने तो मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 50 अवार्ड मिल चुके हैं और अभी आपके सामने ही मैं आपको वो पुरस्कार दिलवाऊंगा। मुंबई में अभी राजस्थान दिवस की जो आयोजन हुआ था उसमें आपको भारत श्री अवार्ड से राजस्थान और महाराष्ट्र में शिक्षा के विकास के लिए दिया गया और हमारी संस्थाओं का जो आप पूरा ध्यान रखते हैं तो आज हमारी संस्थाओं की तरफ से भी आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे महामानव व्यक्तित्व को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय ओसवाल साहब पधारें और अपना उद्बोधन करें। सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय डॉक्टर रूप सिंह जी, प्रोफेसर माधव साहब, हमारे सभी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स, पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, मैं तो ये पास मंगलवार गांव का रहने वाला हूँ और मन में एक लालसा थी कि कहीं कहीं हमारे एरिया में भी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए ताकि हमारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकें। हमने बहुत प्रयास किया। लगभग 5 साल तक मैं इस एरिया में जमीन ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी एक साथ जमीन मिलने की उपलब्धि नहीं हुई। अचानक ये जमीन हमारा ऑफर आया, हमने 5 मिनट में इसका सुना और सहयोग से बाकी जमीन मिलती गई और लगभग 100 बीघे और अधिक जमीन हो गई आती। और हमारा एक सपना था, ऐसा कह सकते हैं, कि इस एरिया में अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जाए और हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में था उसको हमने पूरा प्रयास किया देने का, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तकलीफ होती है कि हमारे गवर्नमेंट्स के जितने नॉर्म्स हैं वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए इस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ते ही रहे और वो हर जगह पे, हर टेबल पे रिश्वत दिए बिगड़ वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन लेने के बाद जैसे एनए कराने का प्रोसीजर आया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा, और पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब जो लॉ बना रखा है कि जैसे अगर आपको, मैंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की परमिशन ली, होटल मैनेजमेंट की परमिशन ली, उसका नियम क्या है आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो टेक्निकल्स और टेक्निक्स प्रोफेसर्स होने चाहिए। क्लास चालू नहीं हुई है पर उसके पहले आपके यहाँ प्रोफेसर होने चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पाया
कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूंगा, जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको, वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे? एक एक साल तक आप परमिशन नहीं दे रहे हो और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? विचित्र कानून है। अब उनको आप जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर वो बोलता है सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डमी सैलरी दो। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ कि वी शुड डू इट द रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानी हमें आई। एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारा 5 साल पहले एक इरादा था, सर ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये इरादा था कि यार एक रूरल एरिया और एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। हमने बहुत सर्वे किया, हमारे उदयपुर के अलावा कहीं है नहीं। उसके लिए पहला क्वेश्चन आया कि आपके पास जमीन होना चाहिए और विद इन लिमिट होना चाहिए। हमारी थोड़ी दूर है फार्म हाउस, हमने और जमीन खरीदी। यार चलो जमीन खरीद लेते हैं, नजदीक रहेगी। जमीन खरीद ली, इन्वेस्टमेंट हो गया वो करोड़ सौ रुपये। उसके बाद 5 साल हो गया, आज तक पोर्टल नहीं खुला। मैं जब भी आता हूँ प्रोफेसर होल्टा से बात करता हूँ कि क्या हुआ आगे, वो बोलते सर पोर्टल ही नहीं खुला, हम क्या कर सकते। हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लाना है इस एरिया के हिसाब से और कुछ नई चीज बनाना चाहिए। हमने बिल्डिंग बना दी और उसके बाद जब कोशिश की तो बोले आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, इतने मरीजों का इलाज करो, उसके बाद लाइसेंस मिलो। क्या पद्धति है? आपके पास आप लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर रख सकते? कैसे रख सकते? और लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले इतने लोगों का ट्रीटमेंट करना। इस तरह की परेशानियां हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करें कि भाई आपके डिपार्टमेंट्स को सुधारें। हम लोग जैसे कई लोग हैं और 50 साथी पैदा किए जा सकते हैं, उन्हें खड़ा किया जा सकता है, जो रूरल एरिया में अच्छी एजुकेशन देने की लालसा रखते हैं, जिनका लेस मात्र भी ये इरादा नहीं है कि हमें कमाई। आप सुनकर के आश्चर्य होंगे कि यहाँ पर हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रमाण में आज 8वां साल है, तब भी ब्रेक इवन नहीं है। करोड़ सौ रुपीज एवरी ईयर हमें बॉम्बे से भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रहता है कि यार हमारे एरिया में हम कुछ न कुछ कर पाए। आने वाले समय में मैं अभी आने वाले समय की बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन और ला रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरह की एजुकेशन रहेगी। इट्स नॉट एन प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, इसमें सारे स्टाफ फॉरेनर्स हैं, सारे फॉरेनर रहेंगे, प्रोफेसर वगैरह सारे, और वो हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे। उस एजुकेशन के बाद हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने, क्योंकि वो कुछ इंडियन कल्चर को, अपनी संस्कृत को और इस तरह की भाषाएं सीखने की बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। वो कार्यक्रम हम अगले साल से लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। 300 बेड का एयर कंडीशन हॉस्टल हमने निर्माण कर लिया है। 1.25 लाख फीट की हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है और उसके बाद इस तरह का एजुकेशन सेंटर और आने वाला है। आज की तारीख में मैं मेरे मुँह से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं, लेकिन उदयपुर चित्तौड़ जिले में रहने वाले अक्सर सुनते होंगे US ओस्टवाल एजुकेशन के बारे में कि किस ग्रेड की हम एजुकेशन दे रहे हैं। आप कि ये जो सुन के आश्चर्य करेंगे कि BSc BCom BA बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस है 12,000, 12,000 रुपीज ईयरली फीस। और वेयर इज द प्रोफेसर्स सैलरीज आर मोर देन 30,000 40,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट के कानून है। अब मैं जब इनके सर्वे रिपोर्ट मांगता हूँ तो मालूम पड़ता है सर हर 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज खुल गया। मैंने कहा यार उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, क्या है? बोले सर 2 कमरे का वो बना रखा है, 3 कमरे का बना रखा है और उन्होंने ये स्कूल चालू कर दिया और फीस है 2,000 रुपये ले लेते हैं, एडमिशन देते हैं, बच्चे आए नहीं आए अलग। अभी डी फार्मा की बात बताओ, हमारे यहाँ 2 कॉलेज है। डी फार्मा में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसका लाइसेंस डिग्री लेने के बाद मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टोर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है नहीं कि वो गलत दवा दे देगा तो क्या होगा। उस तरह के स्कूल्स कॉलेजेस आसपास कई खुल गए। आसपास का मतलब राजस्थान में 300 खुल गए, 300। अब उसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है, कहीं भी जगह भाड़े पे ले ली, थोड़ी बहुत ले ली, वो 20-20 हज़ार रुपया से फीस ले रहे और बच्चा आता ही नहीं, अटेंडेंस लगा तो डिग्री मिली। अब जो रियल पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, जो लेबोरेटरीज लेकर के बैठे, उनकी क्या हालत है?
सोचो आप, बिकॉज बच्चे को जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, प्रॉपर पढ़ाई नहीं कराओगे तो वो क्या सीख पाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो वो क्या दुकान लगा पाएगा, फिर डिग्री का मार्ग नहीं क्या। तो एजुकेशन धीरे 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 अगर यही कानून रहा तो एक दिन गर्त में चला गया। सुन करके आप आश्चर्य रहेंगे कि हमारे यहाँ MBBS की डिग्री की 5 ईयर्स की गवर्नमेंट फीस 1 करोड़ ऑफिशियल फीस, अनऑफिशियल कितनी वो आप लोग जानते हैं। और ऐसी कंट्रीज है, यूक्रेन वन ऑफ देम था, जो सिर्फ 25 लाख रुपया लेता है, डॉक्टर की डिग्री देता, 5 साल पढ़ेगा। वेयर वी आर स्टूडेंट। आवश्यकता है कि हमारी इस तरह की सारी पॉलिसीज़ को हमें गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। सुनकर के बड़ा सुनकर के नहीं, महसूस करके दुख होता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं दैट इज नॉन मैट्रिक। तो इससे आगे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। समझ लीजिए कि उस देश का कितना भला एजुकेशन हो सकेगा, वो एक सोच लीजिए। मैं एक बार एक परमिशन के लिए, होटल मैनेजमेंट की परमिशन के लिए इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया था। वो बैठी थी, उन लोग बैठे थे IAS अफसर जो उनके असिस्टेंट्स होंगे, तो उसको 1 घंटा मेरे सामने खड़ा रखा, 1 घंटा, और वो मेरे से बात करने में मशगूल है। आपका काम कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ परमिशन रुकी है, ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बेचारा खड़ा 1 घंटा। नॉन मैट्रिक गिवन इन द पनिशमेंट ऑफ 1 आवर IAS अफसर। क्या पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी? हमारे स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे ट्रेंड टीचर की जरूरत। कितने ट्रेन DM क्या बोलते हैं आपके यहाँ? SPC, हाँ DFT जो भी, और उससे ऊपर B.Ed। हमारे स्कूल में आप उसके बिना अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। एंड वेयर एनी मिनिस्टर कैन गेट द एजुकेशन मिनिस्ट्री विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। बहुत ज़्यादा कैसे भारत का उद्धार होगा? कैसे? जब हम फॉरेन में जाते हैं और इसी तरह की बातें सुनते हैं तो कैसा सेमफुल लगता हो। सोचे, विचार करें। पुनः मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं हर तरह से। हमारे स्कूल में भी आप देखेंगे कि हम लोग जैसे हॉर्स राइडिंग देते हैं तो हॉर्स ही खरीद ली। स्विमिंग पूल हमारा अपना है, राजस्थान में सबसे बिगेस्ट स्विमिंग पूल है। ये हमें पता नहीं था, गवर्नमेंट ने सर्वे किया, उनको टूर्नामेंट करवाना था तो उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने अभी 500 टीम का यहाँ पे एक टूर्नामेंट किया था कुछ महीने पहले। उसके बाद हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ के लिए सारे हमारे एग्रीकल्चर फॉर्म हैं, सारी सब्जियाँ वहीं पैदा करके दी जाती है। गुणवत्ता का हर तरह का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद भी हमारा यही कहना है कि आने वाले समय में भी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो भी हम यहाँ पर ला करके प्रयास करेंगे। उसके थ्रू हम हर तरह की सुविधाएं देने का, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा सपना है, जिसको हम निश्चित रूप से हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे और इनको फॉरेन में जाने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। पुनः आप सब पधारें और इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया। माधव साहब ने और हमारे सारे प्रोफेसर ने जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। जय हिंद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ऐसे ही अलौकिक नेतृत्व क्षमता के धनी हैं हमारे आदरणीय चेयरमैन सर। अभी आप 1 मिनट, आपसे पत्रकार वार्ता अभी जस्ट 5 मिनट में शुरू हो रही है। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आज के मुख्य वक्ता माननीय भारत साहब को स्मृति चिन्ह संस्था की ओर से प्रदान किया जाए। सब प्राचार्य महोदय और ये मिलकर माननीय भारत साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। हम दे रहे हैं जो भी रिप्लेस लेना था वैसे भी दे रहे हैं। बच्चे NCC में गए हैं, बॉम्बे हमारा एक बच्चा प्रधानमंत्री को अभी रिसेंटली परेड में घुड़सवारी में शामिल किया कॉलेज से।
It's proud for us. और हम प्रमोट करते हैं हर तरह से, ये नहीं कि रोड बिजली ये चिंतन करने को प्रेरित किया। इस संस्था में कार्यरत हमारे डायरेक्टर श्री विजय सिंह जी ओसवाल सर, जो अभी यहाँ पर किसी फैमिली प्रोग्राम की वजह से उपस्थित नहीं है, हमारे जनरल मैनेजर सर श्री एमएल मांडोद सर, यूएस ओसवाल पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल मैम तथा यूएस ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य श्री विनय जी शर्मा ने अपनी अपनी संस्थाओं की गतिविधियों को उजागर किया। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं ने अत्यंत गहन एवं पहली दृष्टि से प्रश्न पूछे तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करी और आयोजन को सफल बनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी और हमारी संस्था ओसवाल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हृदय के अंतर स्तर से साधुवाद ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी संस्थाओं के विकास में आप सभी का सकारात्मक एवं प्रेरणास्पद सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा, जिससे हम इस देश की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सके और हमारे चेयरमैन सर का जो सपना है उसको हम अच्छी तरह से साकार कर सके और देश की भावी पीढ़ी को हम एक अहर्निश सेवा के लिए तैयार कर सके। एक बार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी जो भी स्टाफ, जो भी पर्सन इसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी पधारे हुए सभी पत्रकार, साधुविद, सभी सम्मानजनक पत्रकार समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः संस्था की ओर से इस आयोजन की सफलता में आपका जो सक्रिय सहयोग रहा उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि पहलगांव में हमारे जो भाइयों का खून खराबा हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। आज सारा देश एक है और चाहता है कि इस प्रकार की इस देश में पुनरावृत्ति नहीं हो। हम 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद आप सब भोजन के लिए पधारेंगे। 2 मिनट के लिए मौन। ओम शांति। राजस्थान अरे वाह, जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत आभार और आप भोजन के लिए